वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हमारा जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे, जो हम चैप्टर कर रहे थे, वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, सीएस एग्जीक्यूटिव। और इस स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि ये जो भी वीडियोस इस कोर्स से रिलेटेड है वो आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एक कंडीशन है आप सबके लिए कि आप ये वीडियोस अपलोड होने के 24 आवर्स के अंदर ही आप देख सकते हो। उसके बाद ये वीडियोस हट जाएंगे। सिंस ये हमारा रेगुलर कोर्स है और हम स्टूडेंट्स की बेनिफिट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत बच्चे अभी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उस सब के लिए ये एक फ्री कोर्स बस आप सबके लिए है। और ये 24 आवर्स तक ही अवेलेबल रहेंगे, इसलिए आप अपलोड होते होने के बाद देख सकते हो। उसके बाद ये हटा दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे जो जहाँ तक हमने किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था। और ये नोट्स आपके स्क्रीन पे इस ये आई एम सॉरी टू से कि ये नोट्स विल नॉट बी एबल टू शेयर विथ यू। it is the paid these notes are available only for the paid lectures students। जो भी हमारे पेड लेक्चर्स लेते हैं उन सब के लिए ही हमारे जो नोट्स है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आप स्टडी मटेरियल रेफर करो। स्टडी मटेरियल ही हम पढ़ाते हैं। ठीक है। ये वहीं से कंपाइल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सब तो हमने देख लिया है। अब हम क्या कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या नहीं है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। और हम क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे, केसेस देख रहे थे। हमने सोलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी का भी केस लॉ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2 से। फर्स्ट लेक्चर में हमने सभी कुछ डिस्कस कर लिया था, तो वील गो थ्रू द नोट्स वंस, ताकि अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो आपको क्लियर हो जाए। The privilege of limited liability for business debts is one of the principal advantages of doing business under the corporate form of organization। ये सभी आपको क्लियर है कि ये जब भी अगर लॉस होता है और एसेट्स से ज़्यादा आपको आप लॉस इनकर करते हो कंपनी फॉर्म में जब आप ऑपरेट करते हो, तो उस केस में आपकी पर्सनल एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कंपनी, आपके घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आपका जितना पैसा, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर 10 रुपये आपकी जिम्मेदारी है एक शेयर पे, तो आपसे 10 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड इज बाउंड बाय द लायबिलिटीज। ठीक है। उसकी एसेट्स की ओनर वो खुद है और लायबिलिटीज भी उनकी अपनी है। उनकी लायबिलिटी किसी मेंबर पे नहीं जाएगी। जैसे आप एसेट्स यूज़ नहीं कर सकते, तो वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप एसेट्स पे आपका हक नहीं है, तो लायबिलिटीज़ पे भी आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर आप एसेट्स पे हक देते हो, तब जाके आपको लायबिलिटीज़ की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और सिंस इसमें हक दोनों में ही नहीं है, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। The liability of a member as a shareholder extends to the contribution to the capital of the company up to the nominal value of the shares held and not paid by him। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर था हमारा। ठीक है। उसमें से 2 रुपए आपने एप्लीकेशन में दिए हैं और 2 अलॉटमेंट में दिए। बचे कितने आपके पास, 6 रुपए का आपका बैलेंस है। और इसके बाद आप क्या करना चाहोगे, उसके बाद आपको क्या 6 रुपए आपको देने पड़ेंगे जब भी वो कंपनी कॉल करेगी। और अज्यूम करो कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया और आपने 3 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल था और आपने 3 रुपीज़ दिए नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपको 3 रुपीज़ देना ही होगा और कंपनी आपसे ले सकती है। वो कंपनी का हक बनता है लेने का। और जब ये नेक्स्ट कॉल होगा तो 3 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी पे नहीं किया और 3 रुपीज़ आगे ये भी नहीं पे किया, तो आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी बनी, ओनली 6 रुपीज़, ना कि 10 रुपीज़, क्योंकि आपने 4 रुपये ऑलरेडी पे कर रखा है। ये एग्जाम्पल है, आप खुद रीड करो। इफ ही होल्ड्स fully paid shares, he has no further liability to pay even if the company is declared insolvent in the case of company limited। कंपनी लिमिटेड होती है, इसलिए आप एक बार, आपकी जिम्मेदारी कितनी थी, 10 रुपये, आपने 10 रुपये पे कर दिए, तो आपकी एक पैसे की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक्सेप्शंस, यहाँ पे एक्सेप्शंस आते हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। वेयर अ कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any document or declaration filled
or filed or made for incorporating such company or by fraudulent action। इसमें पता है जिम्मेदारी कब दी जाती है? जब आपके इंटेंशंस ही अच्छे नहीं थे, आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, कंपनी जब आपने इनकॉर्पोरेट की थी, इनकॉर्पोरेशन का भी प्रोसेस देखेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। तो किस केस में आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जब ये कंपनी आपने बनाया था, आपके मोटिव्स गलत थे, आपने झूठा इन्फॉर्मेशन दिया था, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत थे, झूठे थे, या फिर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी की जगह आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। Next point is where in the course of winding up, it appears that any business of the company has been carried on with the intent to defraud creditors of the company or any persons or for any fraudulent purpose। यहाँ क्या वही बात है, देखो मेन यहाँ लॉ ने किसे अपने पकड़ में लाने की कोशिश की है कि आप बस इस चीज़ से ना बच जाओ कि लिमिटेड लायबिलिटी आप किसी भी गलत इंटेंशन मोटिव से बनाओ कि दूसरे के साथ फ्रॉड धोखेधारी करने की। तो आप उस इंटेंशन से इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते हो, और उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी लॉ में ये सारे पॉइंट्स है कि इस केस में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड हो जाएगी। और नेक्स्ट बात ये है कि इसमें क्या लिखा है कि जब वाइंडिंग अप के समय आप लोग गलत काम कर रहे थे, आप और आपकी कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई, एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटीज बढ़ गई, तो उस केस में और आपका आपने ये क्यों किया? जब आप मैनेजमेंट में बैठे हो तो आप चाहते तो उसे बचा सकते थे कंपनी को। वो मैनेजमेंट की इंटेंशन के ऊपर होता है कि वो क्या चाहती है, उसे बचाना चाहती है या डुबाना चाहती है। उस केस में अगर आपका इंटेंशन गलत था, तब तब अथॉरिटीज़ आपको पकड़ सकते हैं, आप यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर है नेक्स्ट, वेदर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एज एन अनलिमिटेड कंपनी। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 2 में 3 क्लॉज 2 में है। इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में बताया गया है कि अनलिमिटेड कंपनी भी एक तरह की कंपनी होती है, और उस केस में फिर जैसे नाम ही अनलिमिटेड, तो आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, वेयर इट इज प्रूव दैट अ प्रोस्पेक्टस हैज बीन इशूड विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द एप्लीकेंट्स फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इसमें ये क्या गया क्या कहा गया है, हम समझते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप पब्लिक इशू लाते हो अपनी सिक्योरिटीज़ का, यू वांट टू गो एट ए नेशनल लेवल, आपको अपनी कंपनी का नाम ऊंचा करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक लेवल ऑफ ऑपरेशंस को आगे करना है। तो उस केस में आपने क्या किया कि आपने पब्लिक इशू लाया, और पब्लिक इशू में क्या आता है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, बताते हैं हम कि जैसे स्कूल का भी प्रोस्पेक्टस या कॉलेज का भी प्रोस्पेक्टस आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है कि वो अपने अचीवमेंट्स, अपनी फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है स्कूल में, उन्होंने उनके बच्चे कहाँ तक गए हैं, कितना अचीव किया उन्होंने, उनके स्कूल की क्या अचीवमेंट है, तो वो सब कुछ हाईलाइट किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से प्रोस्पेक्टस भी होता है जो कंपनी के बारे में वो सारी चीज़ें बताता है। और उस केस में क्या होता है कि अगर आपने वो चीज़ गलत की है, आपका इंटेंशन ही गलत था। यहाँ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी मोटिव, आपकी मंशा क्या है वो चीज़ करने की। अगर आपसे गलती हो गई, नेग्लिजेंट थे, तो उसकी सज़ा और उसके प्रावधान अलग है। लेकिन अगर आपके मोटिव्स फ्रॉड करने के थे, किसी के साथ धोखेबाजी करने की थी, तब आपकी प्रोविजंस अलग है। आपको 447 जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारे कंपनीज एक्ट का, उसके तहत आपको लायबल ठहराया जाएगा और आपको 10 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। और इसमें कंपनी सेक्रेटरीज भी रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाते हैं। इसीलिए एज कंपनी सेक्रेटरीज आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलना पड़ता है कि कहीं आपसे आपके क्लाइंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा कर आपसे ऑथेंटिकेट ना करवा ले डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अल्टीमेट ऑथेंटिकेट करने के साथ जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं, वेयर अ कंपनी फेल्स टू रीपे द डिपॉजिट और पार्ट देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन। देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट, पूरा डिपॉजिट या फिर उसका कोई हिस्सा, ठीक है, और पार्ट, और देयर ऑफ और एनी इंटरेस्ट देयर ऑन, या फिर इस पे कोई इंटरेस्ट बनता था, आपने वो नहीं दिया।
इन अंडर सेक्शन 74 भी हम पढ़ेंगे डिपॉजिट्स का जो सेक्शन है, और उसके तहत अगर आपने डिपॉजिट लिया, डिपॉजिट को यहाँ पे क्यों लिखा गया ये समझने की बात है। डिपॉजिट्स में क्या होता है ना, डिपॉजिट्स करते हैं कई उतने पैसे वाले लोग नहीं होते डिपॉजिट करने वाले, जो बहुत जैसे एक लोअर इनकम ग्रुप के लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि डिपॉजिट सेफ होता है किसी भी कंपनी का उनके शेयर से, तो वो सोचते हैं कि अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कम से कम डिपॉजिट में कर ले, ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट कुछ हमें रिटर्न दे, कुछ हमारा इनकम बढ़े, कहीं से ना कहीं से इनकम आए। तो उस केस में यहाँ पे इसको यहाँ ये इसलिए लिखा गया है, ये क्योंकि आप कहीं जो उस लेवल ऑफ इनकम, उस इनकम ग्रुप के लोगों के साथ कहीं हम धोखेबाजी ना कर दो, उनसे पैसे ले लो, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। फॉर एग्जांपल इससे मुझे एक एग्जांपल याद आया, ठीक है। आपने सुना होगा पीएमसी बैंक के बारे में, ये बॉम्बे की एक कोऑपरेटिव बैंक थी, सहकारी बैंक थी। ये इसमें करीब 9 लाख या 6 लाख, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 9 या 6 लाख समथिंग डिपॉजिटर है, और इसमें 6,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और यहाँ अभी कुछ कार्रवाई उतनी हुई नहीं है, उनके डिपॉजिटर्स के पास उनका पैसा पहुँचा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए देखो, आप अपने आप को उनकी जगह रख के सोचो कि कहीं आपने जिस विश्वास के साथ बैंक में पैसे जमा किए, और बैंक वाला आपको कहेगा कि नहीं बैंक तो डूब गया, आपके पैसे भी डूब गए, तो क्या आप पे क्या बीतेगी। तो इसलिए उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए आप यहाँ ही नहीं, बहुत सारी जगहों पे कंपनीज एक्ट के देखोगे कि डिपॉजिट्स अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, डिपॉजिट्स के पैसे आपने नहीं दिया, या फिर उनका रीपेमेंट नहीं किया, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको चीज़ें करने से गवर्नमेंट रोक सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड हो जाएगी। बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे, जहाँ आप अगर चाहते हो पब्लिक इशू करने का और आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो आप नहीं कर सकते। मर्जर करना चाहते हो, नहीं कर सकते। मतलब वैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर गवर्नमेंट उन लोगों के का ध्यान रखने के लिए बहुत ही उनकी एक सर्वोपरि है, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए उनका इंटरेस्ट सर्वोपरि है, कि भैया उनके साथ कुछ भी गलत ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि अगर जैसे एक इंसान होता है, इंसान आया गया, उसके बाद उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो खत्म हो जाती है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी की अलग लाइफ टाइम होती है, उनके बनाने वालों की अलग लाइफ टाइम होती है। उनके बनाने वाले चाहे ना भी रहे, लेकिन उस कंपनी पे कुछ भी असर नहीं होता है। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कंटिन्यू करते हैं। परपीचुअल सक्सेशन के बारे में बात की गई है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हमारे मटेरियल में क्या। एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज अनलेस इट इज वाउंड अप। देखो, इंसान का जन्म होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कंपनी का जन्म कैसे होता है, लॉ उसे जन्म देता है, तो मृत्यु भी उसकी कैसे होगी, लॉ के द्वारा ही होगी। ठीक है। A company being a separate legal person is unaffected by the death or departure of any member. It remains the same entity despite total change in the membership. Members may come and go, but the company can go on forever. This is a very 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 important line, और आप इसे मार्क करो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शायद इससे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लाइन आपको दे दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कमेंट करना। हाँ, क्वेश्चंस की बात से एक बात याद आई मुझे कि क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, केस लॉज डिस्कस करेंगे ये चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके। सेपरेट प्रॉपर्टी, ये आप रीड कर लेना, बहुत ईजी है। ट्रांसफरेबिलिटी भी आप रीड कर लेना एक बार, या स्क्रीन पॉज करके आप रीड कर लो एक बार। ठीक है, रीड कर लिया होगा आपने। कॉमन सील, देखो इस तरीके का कुछ होता है कॉमन सील, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कॉन्सेप्ट, कि वो एक साइन की तरह होता है कंपनी का,
तो ये होता है कॉमन सील और ये किसकी कस्टडी में होता है, CS. सो यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट. इट इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर. नाम होता है कंपनी का. However, it is optional. पहले ही मैंडेटरी था, अब ऑप्शनल है. A company not maintaining a common seal shall get the documents attested by an authorized person or the CS. हमारा काम है कि नहीं. Capacity to sue and be sued. आप स्क्रीन पॉज करके आप लिखते जाओ. लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो या रीड कर लो. इस पे बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है. A company cannot go beyond the power stated in its memorandum of association. They do not have effective and intimate control over its working, and they select their representative as directors on the board of directors of the company to conduct corporate functions through managerial personnel employed by them. In other words, company is administered and managed by its managerial person. मैनेजरियल पर्सनल कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, CS होते हैं, CFO आपने सुना होगा, CEO सुना होगा, COO सुना होगा. तो वैसे बहुत सारे पोस्ट बनाए जाते हैं और वो पर्सन आपके पैसों को आपकी जगह हैंडल किया जाता है ताकि आपको रिटर्न दे सके. इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन, ये भी रीड कर लो. और टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है अनलाइक अ ह्यूमन बीइंग. Its death is caused by law. Okay. ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. आप ये पिक्चर देखो, ये एक फोटो है आप सबके सामने. लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील. इसमें क्या समझ आता है आपको? नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे. देखो ये कंपनी, ये जो चादर आप देख रहे हो, ये एक पर्दा देख रहे हो, वो कुछ नहीं है बल्कि एक कंपनी है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ABC लिमिटेड. ABC लिमिटेड के नाम पर जो उनके पर्सनल होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं, वो हो सकता है कि कुछ गलत कर रहे हों. बस एक पर्दा की तरह इसे यूज़ किया गया कि उस बस गलत का हम करेंगे, मेंबर्स करेंगे, प्रोमोटर्स करेंगे, गलत उसके मैनेजरियल पर्सनल करेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, ABC कंपनी. तो उन्हें लायबल नहीं ठहराया जा सकता. तो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा के बहुत सारे आज तक फ्रॉड्स हुए हैं. बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड डिसाइडेड केस लॉज हैं जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील. कि हम अगर वो कंपनी के नाम पर गलत किया जा रहा है, डिफ्रॉड किया जा रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, किसी इंडिविजुअल का नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को उस समय हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंपनी नाम का पर्दा है उसे हम हटा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये उसके पीछे है कौन. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक जज दूसरे को कह रहा है कि चुप हो जाओ और देखते उठाकर धीरे से कि ये आखिर है कौन उसके पीछे. ये पिक्चर से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा. बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर है, ठीक है. एक बार देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट में लिखा क्या गया है. द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज. ये एक प्रिविलेज दी गई है लॉ के द्वारा कि आप एक पर्दे की तरह कंपनी को यूज़ करो, उसे उसका काम करो और उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा जहाँ उठाया जाएगा किसी के भी द्वारा, तब ये डॉक्ट्रिन लग जाएगा, ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा और आपको पनिश किया जाएगा, कंपनी को नहीं. एंड इट मस्ट बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस ओनली. आपको एक अधिकार दिया गया है तो उससे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसका गलत use ना करो. Okay, where there is fraudulent and dishonest use is made of the legal entity, the individuals concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality. आप बच नहीं सकते. The court will break through the corporate shell and apply the principle of doctrine of what is called as lifting of corporate or piercing of corporate wheel. दो नाम है इसका, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और या फिर इसे और क्या कहा जा सकता है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना होगा.
The court will look behind the corporate entity and take action as though no entity separate from the members existed and make the members or the controlling persons liable for the debts and obligations of the company. The shareholders cannot ask for lifting of corporate field for their purpose. Shareholders नहीं बोल सकते कि भैया आप मेरे साथ गलत हो रहा है तो आप पता करो ये कौन है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन जब होता है मतलब वहाँ पे बहुत लोगों का इंटरेस्ट एट स्टेक होता है, ठीक है? और इस उसके बाद क्या होता है, एक बार पर्दा उठ गया तो उसमें क्या होता है कि जो भी नुकसान, जो भी लॉसेस हुए, जो भी ऑब्लिगेशंस आई कंपनी पे उस एक्शन की वजह से, तो अगर आपने वो एक्शन, आप ज़िम्मेदार हो उस एक्शन के लिए, आप वो मैनेजरियल पर्सनल हो, तो फिर वो सब लायबिलिटीज़ आपकी हो जाएँगी, ना कि कंपनी की। एक केस लॉ है, उससे भी हम एक बार देख एक नहीं बहुत 5-6 केस लॉज़ हैं, जिसे हम देख लेंगे। ये पहला है, ठीक, लेट्स कंटिन्यू। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, where the corporate wheel has been used for commission of fraud or improper conduct. ठीक है, courts have lifted the wheel and looked the realities of the situation. A former employee of the company made a covenant not to solicit its customers. He formed a company which undertook solicitation. The company was restrained by the court. देखो इसमें क्या हुआ था कि एक जैसे जब आप कंपनीज को छोड़कर जाते हो और आप बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट थे उस कंपनी के, तब उस केस में क्या होता है कि आपको सारे सीक्रेट सब कुछ पता होता है उस कंपनी के बारे में। और उस केस में बहुत डर क्या होता है कि आप जैसे छोड़ कर गए उस एंटिटी को, तो आप वहाँ के क्लाइंट्स, वहाँ के कस्टमर्स को भी ले जा सकते हो। तो ये कोवेनेंट साइन होता है, कंडीशन साइन होती है जब आप जाते हो, रिजाइन करते हो या छोड़ते हो, कि आप ऐसे कोई भी काम नहीं करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम से 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स, जो भी। तो इस केस में क्या हुआ था कि उसी एम्प्लॉय ने जो छोड़ कर गया था उस कंपनी को, उसने क्या किया कि एक और कंपनी बना दी और फिर उस कंपनी के नाम पर उसने सॉलिसिट किया उनके क्लाइंट्स, उनके कस्टमर्स। तो ये बहुत ही गलत, एक नाजायज़ यूज़ है इस सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट का। तो उस केस में कोर्ट ने उस पर्दे को हटाया और देखा कि असलियत में इसके पीछे कौन है, और फिर ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज रिस्ट्रेन्ड, उसे रोका गया कि आप नहीं कर सकते ऐसा। Next है RG Films Limited. In the said case, an American company produced a film in India through a British company. In this British company, 90% of the capital was held by the president of American company, which financed the making of the film. Lifting the corporate wheel, BOT refused to register the film as American companies were not allowed to produce film in India, and the British company was an instrument of the American company. इसमें क्या हुआ देखो, इसमें क्या हुआ कि एक अमेरिकन कंपनी थी और ये है हमारा इंडिया। इंडिया में इनका आना, इनका मूवी बनाना मना था। तो उसने क्या सोचा, उसने क्या किया, उसने क्या किया कि एक ब्रिटेन में जाके एक ब्रिटिश कंपनी को जन्म दिया और फिर उसका 90% स्टेक, मतलब आप ये समझ सकते हो 90% का मतलब वर्चुअली ही इज़ दी सोल मेंबर। कौन? ये अमेरिकन कंपनी। और फिर उस ब्रिटिश कंपनी से इंडिया आई, वो ब्रिटिश कंपनी इंडिया आई और फिल्म बनाई। जब ये चीज़ को देखा गया तो ये चीज़ अलाउ नहीं की गई, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो असलियत में इस पर्दे के पीछे कौन है, ये अमेरिकन कंपनी, और अमेरिकन कंपनी वॉज नॉट अलाउड। तो जब नॉट अलाउड है तब आप ऐसे ये दूसरा रास्ता, एक गलत रास्ते यूज़ करके आ रहे हो, तब भी हम आपको रोकेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट है Corner Bros versus Corners. In the given case, a company whose affairs were de facto with the persons resident of Germany was at war with England. The corporate veto of the company was lifted and the alien company was not allowed to proceed with the action as it was against the public policy. वॉर चल रही थी और जर्मनी के साथ इंग्लैंड की, तो उस केस में जब जो कंडीशन होता है, जिस सिचुएशन में वॉर चलती है, जैसे अभी हमारा सिचुएशन टेंस है चाइना के साथ, तो उस केस में हम अलाउ नहीं कर सकते कि एक तरफ अब हमें वॉर की धमकी दो और दूसरी तरफ इट विल गो ऑन एज बिजनेस एज यूजुअल।
वो नहीं होता कभी भी। और इस केस में तो फुल फ्लेजेड वॉर चल रही थी। तब उस केस में जर्मनी को अलाउ नहीं किया जा रहा था, वो एलियन कंपनी की तरह माना जा रहा था और उसे मना किया गया। लेकिन उसने क्या किया, एक अलग रास्ता, जैसे हमने पिछला केस लॉ में देखा, उसने भी वो उसी तरीके से यूज़ किया वो रास्ते को, और हमारी कंट्री में आने की कोशिश किया, इंग्लैंड में आने की कोशिश किया। तो उसका उस समय भी उसके कॉर्पोरेट बिल को हटाया गया, उठाया गया और देखा गया कि इसमें इसके पीछे आखिर असलियत में कौन है। तो उसके बाद उसे रोका गया। ओके। हाँ, ये आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, जैसे जो सर डिनशॉ मैनेजी पटेट, ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन। इतना पैसा था इनके पास, वो भी जब हमारे इंडिपेंडेंस से पहले। ही वॉज वेरी रिच पर्सन। तो उन्होंने क्या किया, ही दिस इज द पिक्चर ऑफ सर डिनशॉ मैनेजी पटेट। तो इन्होंने क्या किया कि उनके पास पैसा था बहुत, और उस पे आती थी टैक्स लायबिलिटी। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, 4 शेल कंपनीज बनाई, प्राइवेट कंपनी, और अ, उससे रूट किया गया उस पैसे को, ताकि उसके जो कंपनी है उसको उसके हाथों में। देखो, जब एक बार फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंट्री में 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है, ठीक है। 2.5 लाख एक बेसिक लिमिट है, जिसके नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको एग्जेम्प्ट माना जाएगा, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। और समझो कि आपकी इनकम है 10 लाख रुपए। अब आपने क्या किया, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 4 लोगों में, आपके घर में 4 लोग हैं और आपने सभी के नाम पर उसे ट्रांसफर कर दिया। अब तो सब एग्जाम्प्ट हो गया, 2.5 करके सबने बेसिक एग्जाम्पशन ले ली, और आपका इनकम टैक्स भी नहीं हुआ। और अगर टैक्स होता तो कितना होता, कम से कम 2 लाख रुपए तो आपको टैक्स में देने पड़ जाते, और वो 2 लाख आपने ऐसे डिवाइड कर दिए तो बच गए। और तब इस केस में हमारी जो कंपनी है उसका गलत नाजायज़ यूज़ हुआ था, गलत यूज़ हुआ था। तो उस केस में क्या हुआ कि वो कॉर्पोरेट व्हील को हटाया गया और देखा गया कि ये कंपनी आखिर बनी क्यों। अगर बिजनेस है तो ठीक है, बिजनेस करो। लेकिन ये देखा गया कि कंपनी बस वो जो इन्वेस्टमेंट पतित साहब ने ट्रांसफ़र की थी, उस इनकम को घुमा के वापस उनके पास भेजने के लिए ही बनाई गई थी। तब भी इस केस में ये कॉन्सेप्ट, ये डॉक्ट्रिन का यूज़ हुआ। द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर। मतलब उसके जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी कंपनी पे ही सूट फाइल किया था। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस द प्रिंसिपल कंपनी वाज लायबल टू पे बोनस। बोनस देना तो उनकी लायबिलिटी थी। एज अ परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट का एक कुछ परसेंटेज जो उस समय चल रहा होगा उससे उनको देना था। इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज लायबिलिटी, कंपनी ने एक नई कंपनी बना दी। इन्होंने भी सेम किया कि जैसे मान लो ये इनका 10 लाख रुपए बोनस देने का था, इन्होंने क्या किया कि जो इनका प्रॉफिट था वो ट्रांसफ़र कर दिया किसी शेल कंपनी के नाम पे, एक सब्सिडियरी बना के, एक नई कंपनी बना के, और उनका ये प्रॉफिट हो गया कम। और फिर उनकी लायबिलिटी नहीं बनती थी फिर बोनस का। एक लिमिट के बाद आप प्रॉफिट कमाओगे तभी आपकी बोनस की लायबिलिटी बन रही थी, और इस केस में आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो इस केस में आपकी बोनस की लायबिलिटी ही नहीं बनी। और तब क्या हुआ कि कोर्ट ने देखा एससी हेल्थ एक्ट न्यू कंपनी का कोई काम नहीं था, वो बस ये इसलिए बनाई गई ताकि बोनस हमें देना ना पड़े। ठीक है, ये आप रीड कर लेना। फिर है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपनी एज अ पर्सन। यहाँ हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं, आधे घंटा हो गया है लेक्चर का। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय।